डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चक्रवात उच्च दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से घूमती हुई वायु राशि होती है। 2. विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तत्वाधान में चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। 2. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। 3. कावेरी नदी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बौद्धिक सृजन के लिए दिए जाने वाले अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर कहा जाता है। 2. ट्रिप्स समझौता कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के लिए सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के लिए 50% की ऊपरी सीमा तय की है? इसका सही जवाब था इंदिरा साहनी मामला 1992। अगला प्रश्न था, आरटीपीसीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने पीसीआर तकनीक का आविष्कार किया था। 2. इसके तहत पॉलीमरेज नामक एंजाइम का उपयोग करके डीएनए की प्रतियां यानी कॉपीज बनाई जाती हैं। 3. कोरोना वायरस डीएनए से बना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ग्वादर और कराची के बंदरगाहों को चीन के लहासा प्रांत से जोड़ता है। 2. सीपीईसी की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मार्शल योजना से की गई है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों की एक टीम प्रदूषण को साफ करने के लिए अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रही है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संभावना है कि यह न केवल प्लास्टिक को बल्कि ईंधन से होने वाले प्रदूषण को भी साफ कर सकता है। 2. अंटार्कटिका महाद्वीप 1961 के मैड्रिड प्रोटोकॉल द्वारा संरक्षित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डीप लर्निंग मॉडल न्यूरल नेटवर्क के आइडिया पर आधारित है। 2. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आमतौर पर जैविक तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित एक कंप्यूटेशनल नेटवर्क होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा अल्साम द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? इसका सही जवाब था उत्तर कोरिया। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है। 2. नाइजर नदी इससे होकर बहती है। 3. प्राइम मेरिडियन इससे होकर गुजरता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस देश का वर्णन करते हैं? इसका सही जवाब था माली। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। 3. इसका मकसद आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर केवल 1 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। स्वामित्व योजना अक्सर खबरों में रहती है। इस योजना के तहत केरल के अल्लापुझा जिले के गांवों का डिजिटल भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग इस सप्ताह शुरू होने वाला है।
अब जान लेते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व का पूर्ण रूप सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसलिए कथन 1 सही है। 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया इस योजना की प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी यानी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। इसके तहत आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण और CORS यानी कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस नेटवर्क्स के जरिए किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसमें स्कूल पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी कवर किया गया है। 2, कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER के साथ प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। इसमें स्कूल पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी कवर किया गया है, अतः कथन 1 सही है। विश्व भर में इस उम्र यानी 3 से 6 साल को बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण माना गया है। सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की बात कही गई है। कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गई है, अतः कथन 2 सही है। किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE, NCERT के साथ मिलकर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCFTE 2021 तैयार करेगा और 2030 तक टीचिंग के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, लोकपाल और लोकायुक्त वैधानिक निकाय है। 2, विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियों में अंतर देखा जाता है। 3, लोकपाल का चेयरमैन केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है। ये संस्थान वैधानिक निकाय हैं, अतः कथन 1 सही है। राज्यों को इस संदर्भ में अपने कानून बनाने की स्वायत्तता है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियां विभिन्न पहलुओं मसलन कार्यकाल और अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता आदि पर अलग होती हैं। इसलिए कथन 2 सही है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल के गठन की बात की गई है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो सकता है: भारत का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता हो। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2, जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में इस योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, अतः कथन एक सही है। जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में इस योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, इसलिए कथन दो भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने से, यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की मदद करने से, दिव्यांगों को सशक्त बनाने से, या फिर एसिड अटैक पीड़ितों को सशक्त बनाने से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में नई रोशनी योजना के वित्त पोषण के संबंध में जानकारी दी। नई रोशनी योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मकसद अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। इसके तहत नॉलेज, टूल्स और टेक्नोलॉजी के जरिए महिलाओं में नेतृत्व का विकास किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सरकारी प्रतिभूतियां केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा सकती हैं। दो, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों जारी कर सकती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड जारी कर सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। भारत ने 11 फरवरी को होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी रद्द कर दी है। सरकारी प्रतिभूति केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज जारी करती हैं, जिसे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी SDLs कहा जाता है, अतः कथन दो सही है। सरकारी प्रतिभूतियों पर व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसी कारण इसे फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपनी स्थापना के समय से ही इंटरनेट और OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को विनियमित कर रही है। दो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, फिल्म या OTT प्लेटफॉर्म में अनुमति प्राप्त या निषिद्ध सामग्री पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया। पिछले साल तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास इंटरनेट को छोड़कर सभी क्षेत्रों, टीवी चैनलों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, सिनेमाघरों और टीवी पर फिल्मों और रेडियो पर कंटेंट को विनियमित करने की शक्तियां थी। फरवरी 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 लाया गया। इस नियम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इंटरनेट और OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त हो गई, अतः कथन एक सही नहीं है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, फिल्म या OTT प्लेटफॉर्म में अनुमति प्राप्त या निषिद्ध सामग्री पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है, अतः कथन दो सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, PM केयर्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। दो, इसमें दिए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR व्यय के रूप में माना जाता है। तीन, PM केयर्स फंड को FCRA के तहत छूट नहीं दी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, या फिर एक, दो और तीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक और दो।
कोविड-19 महामारी की शुरुआत में 2020 में बनाए गए पीएम केयर्स फंड में मार्च 2021 तक 10,990 करोड़ रुपए आया है। इसमें से 3,976 करोड़ रुपए राशि का उपयोग विभिन्न राहत और क्षमता निर्माण कार्यों के लिए किया गया है। पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत किया गया है। इस फंड में कोई भी व्यक्ति या संगठन स्वैच्छिक रूप से योगदान दे सकते हैं। इस फंड में बजट से पैसा नहीं दिया जाता है। इसमें दिए गए दान को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR व्यय के रूप में माना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। पीएम केयर्स फंड को FCRA के तहत छूट मिली हुई है एवं विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इसमें दिए दान को आयकर अधिनियम 1961 के तहत भी छूट दी गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, कोविन ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। 2. आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का विरोध किया गया है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया था कि कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। केंद्र सरकार ने बताया कि आधार कार्ड उन 9 दस्तावेजों में से एक है जिसका उपयोग कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किया जा सकता है। इन 9 दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड आदि शामिल हैं। जिन व्यक्तियों के पास पहचान पत्र नहीं हो सकते हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, जैसे कैदियों के लिए अलग प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देना संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, मालविनास द्वीप यानी मालविनास आइलैंड्स समूह निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप समूह है? स्पेन, इटली, फ्रांस या फिर यूनाइटेड किंगडम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में चीन ने एक स्टेटमेंट जारी कर फॉकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे का समर्थन किया। ब्रिटेन ने चीन के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। फॉकलैंड द्वीप समूह को मालविनास द्वीप या स्पेनिश इस्लास मालविनास कहा जाता है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम की आंतरिक रूप से स्वशासी ओवरसीज टेरिटरी है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लगभग 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और मैगलन जल संधि के पूर्व में इतनी ही दूरी पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। अंतिम प्रश्न है, बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बजट शब्द का उपयोग पहली बार वालपोल द्वारा 1733 के वित्तीय विवरण में किया गया था। 2. संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत सरकार संसद की मंजूरी के बाद ही भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी केवल पहला कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। बजट शब्द की उत्पत्ति पुराने फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से हुई है, जिसका अर्थ है लेदर बैग या वॉलेट। बजट शब्द का उपयोग पहली बार यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल द्वारा 1733 के वित्तीय विवरण में किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत सरकार संसद की मंजूरी पर ही भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रोहिणी आयोग का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से है। 2. अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग के गठन की बात करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।